हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और उम्मीद है कि आप लोग खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर हम कर रहे थे स्केलर्स एंड वेक्टर का, चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर प्रोडक्ट को हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। ऐसे स्टूडेंट जो न्यू व्यूअर्स हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो टॉपिक, तो प्लीज जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मौजूद है, पहले वेक्टर प्रोडक्ट की कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर आप लोगों का एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आएगी। तो आज की इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या होगा, हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। सॉरी, मैं यहां लिख लेता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। अच्छा, अब क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, चलिए देख लेते हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देख लिया है, दैट्स वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। कुछ केसेस हैं जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज को हम केसेस का भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब पहली प्रॉपर्टी क्या है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं? प्रॉपर्टी नंबर 1। हम सपोज कर लेते हैं कि एग्जैक्टली याद होगा हमने वेक्टर प्रोडक्ट के डेफिनेशन में पढ़ा था, उसके रिलेशन को हमने किस तरह से बनाया, क्या कॉन्सेप्ट था वेक्टर प्रोडक्ट का। एक छोटा सा रिव्यू हम यहां पर भी कर लेते हैं। देखिए, हम एक सर्टेन प्लेन कंसिडर करते हैं, एक सर्टेन सरफेस कंसिडर करते हैं जिस पर दो वेक्टर लाई कर रहे होते हैं, जिसे हम वेक्टर ए या फिर वेक्टर बी का नाम देते हैं। वो एग्जैक्टली इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल भी होता है। अच्छा, अब फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि यार उन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है एक तीसरे वेक्टर के, वेक्टर सी के। यानी उनके इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे जो रिजल्ट या जो नतीजा हमें सामने आता है वो एक तीसरा वेक्टर आता है, दैट इज वेक्टर सी। और इसके रिलेशन को भी हमने डिस्कस किया था। चलिए अब प्रॉपर्टी की मैं बात कर लेता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे लिए क्या होगी? हम सपोज करते हैं कि जैसे अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी आती है, इफ वेक्टर ए is parallel to vector B। ठीक है, वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जैक्टली जो उसके ऊपर एरो हेड है वो इस बात को शो कर रहा है, ये है वेक्टर बी और ये आपके पास सिंपली वेक्टर ए है। कहा गया कि वेक्टर ए अगर पैरेलल हो, वेक्टर बी के तो क्या होगा? मैं यहां पर पहले ही लिख लेता हूं, देन वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा? पैरेलल का मतलब क्या होता है? देखें, पैरेलल का मतलब ये होता है कि सिंपली आपने क्या किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के आमने सामने या एक दूसरे की सेम डायरेक्शंस पर ट्रैवल कर रहे हैं, एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी अपनी ही डायरेक्शंस पर ट्रैवल कर रहे हैं और एक दूसरे के आमने सामने। तो यहां गौर करें, इनके दरमियान कोई एंगल कभी भी फॉर्म नहीं होगा। याद रखिएगा, एंगल हमेशा तब फॉर्म होता है जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या फिर कट करती हैं। यहां पर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कट नहीं कर रहे। अब ये जो नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, यानी एंगल का कोई वजूद नहीं है। तो आप यहां पर जो एंगल कंसिडर करते हो वो क्या होता है? 0 डिग्री। तो पैरेलल का मतलब क्या होगा? हम एंगल क्या लेंगे? 0 डिग्री। अब सिंपल हमारे पास जो रिलेशन है वेक्टर प्रोडक्ट का वो क्या होता है? ए क्रॉस बी, ठीक है, बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। सिंपली हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। एंगल हमारे पास 0 डिग्री मौजूद है, तो अगर साइन 0 लिया जाए, तो साइन 0 0 होता है। 0 से मल्टीप्लाई होने पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हो देन वेक्टर प्रोडक्ट इज मिनिमम या फिर फिनिश, यानी जिसका कोई रिजल्ट नहीं, यानी मिनिमम आप मुझसे लिख सकते हो, मिनिमम। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 जिस पर हम बात करने वाले हैं वो क्या होगी? इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर, ठीक है। अब सेकंड केस हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन देयर वेक्टर प्रोडक्ट
क्या होगा उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो क्या होगा बेटा, वो 90 डिग्री होगा। तो ये आपके पास सिंपली वेक्टर ए और ये हो गया हमारे पास वेक्टर बी। परपेंडिकुलर का मतलब इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी थीटा आपके पास क्या है बेटा, 90 डिग्री। तो अब आप वेक्टर प्रोडक्ट पर आ जाओ, और वेक्टर प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा था बेटा, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा। थीटा की जगह पर हमारे पास 90 आ गया, साइन 90 क्योंकि एग्जैक्टली मैक्सिमम यानी 1 आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे ए क्रॉस बी आपका, ए क्रॉस बी आपका क्या रहेगा, ए बी रहेगा, यानी मैक्सिमम कंडीशन होगी इज मैक्सिमम, ठीक है, इज मैक्सिमम। तो हमने ये देखा, ये तो सिंपल आसान से दो केसेस थे जो हमने बिल्कुल बेसिक डिस्कस किए कि अगर जिन दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो उनके दरमियान अगर जो बनने वाला एंगल हो या ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो तो एग्जैक्टली एंगल क्या होता है, जीरो, और साइन जीरो से कंप्लीटली जीरो, तो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट मिनिमम आएगा। और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक इस तरह से, तो परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 होगा और साइन 90 जो है वो 1 आता है, जिससे आपके पास ए क्रॉस बी मैक्सिमम कंडीशन पर आता है, यानी ए बी के बराबर होता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मजीद और क्या केसेस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन केस ऑफ अगर यूनिट वेक्टर की बात की जाए, इन केस ऑफ, अब मजा आने वाला है, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स मींस आई कैप, जे कैप, ठीक है, इसको कॉमा बनाता हूं इस तरह, एंड के कैप। अगर हम आई कैप, जे कैप और के कैप यानी दो जो सिंपल आपके पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इनकी टर्म्स में बात की जाए तो इनके दरमियान रिलेशंस क्या होते हैं। अब यहां पर दो किस्म की कंडीशंस आती हैं। कंडीशन नंबर 1, दो कंडीशंस जो बन रही है उसको मैं इस तरह से ले लेता हूं, ठीक है। ये आपके पास हो गई कंडीशन ए कर लेते हैं इसे, और ये है हमारे पास कंडीशन बी। दो डिफरेंट कंडीशंस हैं आपके पास। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं कंडीशन ए की, पर उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, जरा समझ लेते हैं कि ये यूनिट वेक्टर आई जे के कैप का मतलब क्या है। अगर किसी ने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन या यूनिट वेक्टर पे जो मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर समझाया था वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पर प्लीज़ जाएं और उस पर मैंने लिख दिया हुआ है, तो लाजमी उस वीडियो को पहले देख कर आएँ। यूनिट वेक्टर को मैंने काफ़ी डिटेल्ड में समझाया था कि यूनिट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड जो कि क्या होता है, 1 होता है। एग्जैक्टली सही सोचा आप लोगों ने। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो डायरेक्शन के एतबार से कि यूनिट वेक्टर को हम किस मकसद के लिए यूज करते हैं, एग्जैक्टली डायरेक्शन देने के लिए यूज करते हैं, किसी भी स्केलर को डायरेक्शन देने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो प्लीज यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देखें ताकि आप लोगों को ये यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को समझने में ज्यादा मजा आए और ज्यादा इंटरेस्टिंग से आप लोगों को सही मायनों में समझ में आ सके। चलिए देखें, यहां पर थोड़ा सा मैं रिव्यू भी करा देता हूं। सिंपली मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, यानी एक 3 डायमेंशनल, जैसे आपके पास ये सिंपली आपके पास एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस हो गया और यहां पर हमने ले लिया जेड एक्सेस। अब अगर इस व्हाइट बोर्ड की बात की जाए जिस पर मैं ये सारा काम कर रहा हूं, ये कितनी डायमेंशंस के अंदर है, 2D यानी 2 डायमेंशंस के अंदर है एग्जैक्टली, क्योंकि इस बोर्ड का हॉरिजॉन्टल एक्सेस है और दूसरा यानी इसकी जो आपके पास लेंथ है और एक आपके पास हाइट है जो आपको दिख रही है। 3 डायमेंशनली आप इसको नहीं देख पा रहे, आपको अंदाजा नहीं है कि ये व्हाइट बोर्ड की विड्थ क्या है। अगर आप 3 डायमेंशनली इसको देख पाते तो हम जरूर ये कहते हैं कि एग्जैक्टली अब 3 डायमेंशन के अंदर बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली व्हाइट बोर्ड को आप फ्रंट से देख रहे होते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ और हाइट को ही समझ पा रहे होते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम व्हाइट बोर्ड को 2D के अंदर कंसीडर करते हैं। अब 2D के अंदर 3D दिखाना नामुमकिन सी बात है, तो लेकिन फिर भी एक रफ थोड़ा सा आइडिया ले लें कि z एक्सिस या तो आपके इस x और y के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं आगे बढ़ता हूं इंशाल्लाह इस बात को भी समझा देता हूं कि किस तरह से हम समझ सकते हैं। पहले ये फिलहाल समझ लें कि x एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है वो होता है आई कैप, y एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो है हमारे पास j कैप, जबकि z एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं वो होता है k कैप। अच्छा, अब इन तीनों एक्सिस के दरमियान
इन तीनों एक्सिस के दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, यानी ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। ठीक है, वो किस तरह से होते हैं, जैसे कि ये आपके पास सिंपली एक प्लेन है जिस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाई कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाई कर रहा है। तो अब एग्जैक्टली जेड एक्सिस क्या होगा, इस प्लेन के आउटवर्ड होगा, इस तरह बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, जो हम राइट हैंड रूल से पता लगा सकते हैं। तो राइट हैंड रूल में जो आपका थंब होता है, जैसे हमने ए टू बी गए थे जब वेक्टर प्रोडक्ट को समझा था, तो हमने वहां पर थंब से शो किया था कि जेड एक्सिस क्या होगा, या तो आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा। तो जेड एक्सिस को हम बाहर नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इसको यहां पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब ये देख लें कि जेड एक्सिस इस पूरे सरफेस के जिस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मौजूद है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हो कि ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस से भी 90 डिग्री पर है और जेड एक्सिस वाई एक्सिस से भी 90 डिग्री पर है, जो मैंने यहां पर दिखा दिया कि इन तीनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे हमने पढ़ा कि इन केस ऑफ आई जे के कैप, ठीक है, ये आपके पास सिंपल एक डायग्राम आ गई जिससे आप लोगों को ये वाजे क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर हम यूज कर रहे होते हैं वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए के कैप, और इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, राइट। अच्छा, अब अगर मैं कहूं, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें आई क्रॉस जे, अगर मैं कहूं कि आई क्रॉस जे या जे क्रॉस के या फिर के क्रॉस आई, ठीक है, इनके ऊपर आप चाहो तो कैप लगा दो। ठीक है, अगर आई क्रॉस जे देखा जाए, जे क्रॉस के देखा जाए या फिर के क्रॉस आई देखा जाए, तो ये किसके बराबर होगा। अब गौर करें, आई क्रॉस जे का मतलब, अब आप क्या करें, राइट हैंड रूल की मदद से आप कर सकते हैं। अब आपने थंब रख लिया एक्स एक्सिस पर, तो अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करें जे की तरफ, यानी आई क्रॉस जे ले रहे हैं, तो हम आई से जे की तरफ जाएंगे, तो आई क्रॉस जे ये आपके पास कर्ल हो गया। तो आपका थंब जो है वो जेड एक्सिस को शो कर रहा है, जेड एक्सिस का मतलब के कैप, तो आप लिख सकते हो कि आई क्रॉस जे जो होगा वो के कैप के बराबर होगा। ठीक इसी तरीके से सारी इमेजिनेशन का खेल है ये। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो बेटा, तो सही तरह आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जिन दो वेक्टर्स के दरमियान, जिन दो यूनिट वेक्टर्स के दरमियान हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, उस पर आपने करना ये होता है, जैसे हम आई से जे की तरफ आए थे, तो हमने क्या कर लिया, अपने अपना थंब, अपना पल्म जो है वो यहां रख लिया और हमने फिंगर्स को कर्ल किया जे की तरफ, तो थंब आपका बाहर है, तो बाहर का मतलब यानी जेड एक्सिस है जो कि आउटवर्ड होगा, और उसके लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के कैप। तो एग्जैक्टली क्या आएगा, के कैप आएगा। अगर आप जे से के की तरफ जाते हैं, अब देखें, जे से अगर हम के की तरफ जाते हैं, तो जे आपके पास ये हो गया, जे से अगर हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करें के की तरफ आए, तो अब एग्जैक्टली आई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होगा, यानी जिसके लिए यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वो बाहर की तरफ आउटवर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब बेटा एग्जैक्टली क्या होगा, इसका मतलब एग्जैक्टली ये हुआ कि जे क्रॉस के का मतलब क्या होगा, आई कैप, और के क्रॉस आई आएंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ठीक है, इसको इमेजिन कर पा रहे हैं अगर हो तो बेस्ट है, अगर नहीं कर पा रहे तो मेरे पास एक और सॉल्यूशन है इसका जो इजी आपको समझ में आ जाएगा। देखें, एंटी क्लॉकवाइज आप चलो, उसको मैं समझा देता हूं। ये आपके पास सिंपली है आई कैप, और ये है आपके पास जे कैप, और ये है आपके पास के कैप। ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमारी वॉच जो है वो कुछ इस तरह से चलती है, वो क्लॉकवाइज कहलाता है। ठीक है, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज हम उसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज के अगेंस्ट चलें तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो क्लॉक क्योंकि यू चलती है तो हम क्लॉक के अगेंस्ट जाते हैं, तो वो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी आई से जे, जे से के, या फिर के से आई। ठीक है, तो याद रखो जब आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होते हो तो हमेशा पॉजिटिव एंगल होता है। तो अब आप कह सकते हो कि आई क्रॉस जे का मतलब के, जे क्रॉस के का मतलब आई, और के क्रॉस आई का मतलब जे। ठीक है, सिंपली आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के आई, और के क्रॉस आई जो होगा वो जे के बराबर होगा। चलिए अब हम दूसरी कंडीशन पर आते हैं कि दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, वो होती है एग्जैक्टली इसके रिवर्स, यानी अब हम यूं आएंगे। ठीक है, जैसे हम आई क्रॉस जे गए थे, अब हम आएंगे आई क्रॉस के। तो अब आप देखें, आई क्रॉस के अगर हम जाएं, आई क्रॉस के, ठीक है, और इसी तरह के क्रॉस जे,
ठीक है, और J क्रॉस I। तो अब आप मुझे बताएं कि हम किस तरह से पता लगा सकते हैं कि I क्रॉस K जो है वो किसके बराबर है, K क्रॉस J जो है वो किसके बराबर है, और J क्रॉस I जो है वो किसके बराबर है। तो याद रखें, जैसे हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे गए थे तो हमने पॉजिटिव लिया था, राइट है। एंटी क्लॉक का मतलब क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जाते हो तो ये आपका एंगल जो होगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज अगर हम जाएं, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा कि अब आपके पास आई कैप, जे कैप और के कैप जो है सिंपली, अब आप एंगल कैसे जा रहे हो, अब आप जा रहे हो यूं, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो अब आपका जो एंगल है वो माइनस में आएगा, यानी माइनस का मतलब आई क्रॉस के का मतलब एग्जैक्टली जे आना है लेकिन माइनस में जे आएगा, ठीक है। इसी तरह के क्रॉस आई का मतलब, के क्रॉस जे का मतलब क्या होगा, माइनस आई, ठीक है। और इसी तरह जे क्रॉस आई लें तो वो बराबर होगा माइनस के। तो ये आपके पास इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पूछी जाती है एमसीक्यूज के अंदर। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो इसी बुनियाद पर हो रही थी कि उनको ये समझ नहीं होती कि एंटी क्लॉकवाइज को आपने हमेशा पॉजिटिव में लेना है। जब आप आई क्रॉस जे आओगे तो आप पॉजिटिव के लोगे, लेकिन अगर आप जे क्रॉस, आप अब क्लॉकवाइज अगर जाते हो, जे क्रॉस आई लेते हो, यानी इस तरह यहां पर आ जाए, तो जे क्रॉस आई पर अगर हम आए, इस साइकिल पर देखें जे क्रॉस आई की तरफ, तो वो नेगेटिव के पर आएगा, ठीक है। तो वो नेगेटिव, जे क्रॉस आई का मतलब नेगेटिव के, यानी माइनस में के आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको फिर भूले नहीं। क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम आ जाते हैं केस नंबर 4 और केस नंबर 5 की तरफ। और केस नंबर 4 और केस नंबर 5 की एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ इतनी गुंजाइश नहीं है, वो यहाँ पर हो जाएगा, उसको हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो, केस नंबर या प्रॉपर्टी नंबर 4 जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, याद रखिएगा ये कॉम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को प्रूव नहीं करता। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें। अगर आप ए क्रॉस बी लोगे तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए के। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि असल में इसको हम इन अदर सेंस कहें तो वो ये होगा कि ए क्रॉस बी जो है वो बेसिकली बराबर होता है किसके, माइनस बी क्रॉस ए के, ठीक है, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आता है। माइनस आने की वजह से हम ये कहते हैं एग्जैक्टली कि ये दोनों बराबर नहीं है, ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के, या फिर आप कहो ए क्रॉस बी जो है वो बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के, ठीक है। तो ये आपके पास ये समझ में आ गया। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट एक और जो हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसे हम यहां देख लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो यहां मैं लिख लेता हूं, वो ये है बेटा कि वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है कि ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर प्रूफ करके दे देता है ए क्रॉस बी के प्लस ए क्रॉस सी के, ठीक है। चलिए अब हम इसको काफी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को और कॉम्यूटेटिव लॉ को एग्जैक्टली इसके बाद इंशाल्लाह प्रूव भी करेंगे। फिलहाल अब आप लोग ये समझ लें कि प्रॉपर्टी के एतबार से हमने चीजों को लाइन अप कर लिया कि अगर आपके पास इस तरह का केस हो जहां पर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो रिजल्ट आपके पास मिनिमम होगा। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो और उनका वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाए तो रिजल्ट आपके पास मैक्सिमम होगा। इन केस ऑफ अगर यूनिट वेक्टर देखा जाए आई जे के की फॉर्म में, और आई जे के का मतलब एक्स एक्सिस मींस आई कैप, वाई एक्सिस मींस जे कैप, जेड एक्सिस मींस के कैप, और इनके दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री होते हैं। जब इनके दरमियान वेक्टर प्रोडक्ट देखा जाता है तो हम अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते हैं तो याद रखो पॉजिटिव में आएगा।
आई क्रॉस जे जो है वो पॉजिटिव यानी प्लस में के आएगा, जे क्रॉस के जो होगा वो प्लस में आई आएगा, और के क्रॉस आई जो होगा वो प्लस में जे आएगा। ओके, अब हम बेटा क्लॉकवाइज पर आ जाते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता है नेगेटिव, यानी जब आप अपने रोटेशन को, जब आप अपनी साइकिल को आई से जे की तरफ, के की तरफ लेकर आते हो, के से जे की तरफ जाते हो, तो ये आप इस तरह से जब आप मूव करते हो, यानी यहां पर देखें वाज़े क्लियर हो रहा है, तो जब हम क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ हम बाकी का रिमेनिंग जो यूनिट वेक्टर जिसके बराबर लेकर आना होता है उसे नेगेटिव में रखते हैं। आई क्रॉस के का मतलब माइनस जे, ठीक है, के क्रॉस जे का मतलब माइनस आई, और जे क्रॉस आई का मतलब माइनस के, राइट। और बाकी की रिमेनिंग जो दो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी 4 और 5, कॉम्यूटेटिव लॉ जबकि ओबे नहीं करता वेक्टर प्रोडक्ट को, और जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो ओबे करता है। इस पर तो एग्जैक्टली अपकमिंग वीडियोस मैं बनाऊंगा और वो आप लोगों के पास अपलोड हो जाएंगे, इस पर हम डिटेल पे बात करेंगे। चलिए अब मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।